हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामाजिक अनुसंधान के प्रश्न पत्र में निदर्शन में चर्चा करने वाले हैं असंभाविता या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बारे में। इसे हम अप्रायिकता निदर्शन भी कहते हैं। इसका अर्थ है कि इसमें संभावना और संयोग का कोई महत्व नहीं होता और निदर्शन की इकाइयों का जो चयन है वह रिसर्चर की इच्छा पर निर्भर करता है। न तो किसी भी इकाई के शामिल होने की और न ही उसके चुने जाने की कोई संभावना होती है। यहाँ अध्ययनकर्ता उन इकाइयों का चुनाव करता है जो उसके अध्ययन के विषय या समस्या के उद्देश्यों और साथ ही साथ सुविधा के अनुरूप होती है। तो इस प्रकार से हम इसके अंतर्गत उद्देश्यपूर्ण जो है निदर्शन के बारे में जब विचार करते हैं तो हम देखते हैं कि जब अनुसंधानकर्ता जानबूझकर किसी विशिष्ट उद्देश्य को ध्यान में रखकर कुछ इकाइयों का चुनाव कर लेता है, मान लीजिए वह एक साथ एक ही तरह की इकाइयों का चुनाव करता है, तो यह उसके अध्ययन के उद्देश्यों पर निर्भर करता है। आकस्मिकता पर कुछ भी छोड़ा नहीं जाता है। इस विधि का मुख्य आधार यह है कि अनुसंधान की इकाइयों के बारे में पहले से उसे जानकारी होती है एक अनुसंधानकर्ता को। तो एक अनुसंधानकर्ता समग्र की प्रकृति, गुणों और इकाइयों की विशेषताओं से पूर्ण रूप से परिचित होता है और वह जानता है कि किस इकाई को चुनने पर उसके अध्ययन का उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा और वह अपनी इच्छा के अनुसार इकाइयों का चुनाव कर लेता है। हम यह देखते हैं कि इसमें निदर्शन का आकार जो है वह छोटा होता है और यह पद्धति जो है कम खर्चीली और उपयोगी मानी जाती है। तो इस प्रकार से हम उद्देश्यपूर्ण निदर्शन को अनुसंधानकर्ता के उद्देश्यों के अनुरूप चुने जाने पर समझ सकते हैं। दूसरा इसमें जो प्रकार है वह है सुविधापूर्ण निदर्शन का। सुविधापूर्ण निदर्शन का अर्थ है कि यहाँ निदर्शन का चुनाव जो है वो अनुसंधानकर्ता की सुविधा के अनुसार किया जाता है और यहाँ पर एक निदर्शन का चुनाव करने से पहले ही एक जो रिसर्चर है वह अपने यूनिवर्स, धन, श्रम और इकाइयों से जो उसका संपर्क है या उसकी जो लिस्ट है उन सब चीज़ों की जानकारी शुरू में ही रख लेता है। इसलिए इसे अनियमित अवसरवादी जो निदर्शन है वह भी कह दिया जाता है और इस विधि में पक्षपात होने की जो संभावना है वह बनी रहती है, लेकिन यह विधि अध्ययनकर्ता की सुविधा के अनुसार चयनित की जाती है। तीसरा जो प्रकार है उसमें हम कहते हैं कि वह सेल्फ सेलेक्टेड सैम्पलिंग के अंतर्गत आता है। सेल्फ सेलेक्टेड यानी अनुसंधानकर्ता व्यक्ति स्वयं ही निदर्शन में सम्मिलित होने का प्रयास करता है या प्रस्ताव करता है। यानी कि यदि कोई साबुन या टेलकम या कोई और प्रोडक्ट की कंपनी यह जानना चाहती है कि उसका प्रोडक्ट कैसा है, आप अपनी राय लिखकर भेजिए, तो इच्छुक व्यक्ति अपनी राय जो है वह बता देते हैं, यानी वह अपने आप को स्वयं एक इकाई के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। इसके बाद जब हम इसकी चौथी विधि की तरफ जाते हैं तो उसको हम कहते हैं कोटा सैम्पलिंग या निर्दांश या अभ्यांश जो है निदर्शन की बात हम इसमें करते हैं। इसमें जो हमारा समग्र है अनुसंधानकर्ता उसे कई वर्गों में विभाजित कर लेता है और प्रत्येक वर्ग में से चुनी जाने वाली इकाइयों की संख्या को तय कर लिया जाता है कि यह संख्या कितनी होगी और फिर इसमें से इच्छा अनुसार इकाइयों का चयन कर लिया जाता है। जैसे कि यदि किसी कॉलेज के छात्रों का इस विधि से अध्ययन करना है तो हम
पहले उस महाविद्यालय के छात्रों को साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स में विभाजित कर लेंगे और फिर प्रत्येक संकाय में से अगर हमें 50-50 छात्र चयनित करने हैं तो हम अपनी इच्छा अनुसार जो है एक अध्ययनकर्ता उसमें से चयन कर लेगा। लेकिन यहाँ पर भी जो है वो पक्षपात की संभावना बनी रहती है, लेकिन अनुसंधान के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर इस विधि को काम में लिया जा सकता है। तो अब हम यह देखते हैं कि जो हमारे निदर्शन के दो प्रकार हैं, एक प्रोबेबिलिटी और दूसरा जो है नॉन प्रोबेबिलिटी। तो इसमें हम यह चीज़ देखते हैं कि संभावित और असंभावित के बीच में अंतर किस किस प्रकार से दिखाई देता है। यहाँ प्रत्येक इकाई के चुने जाने का एक समान अवसर होता है, जबकि इसमें उद्देश्यों को या सुविधा को ध्यान में रखकर काम किया जाता है। असंभावित निदर्शन में, संभाव्य निदर्शन में जो इकाइयाँ हैं वह विश्वसनीय मानी जाती हैं, जबकि यहाँ पर हम मानते हैं कि ये इकाइयाँ उतनी विश्वसनीय नहीं होती हैं। तीसरा जो हम अंतर देखते हैं वह हम देखते हैं कि इकाइयाँ जो हैं वो समग्र का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसमें ऐसा होना आवश्यक जो है वह नहीं है, वह कर भी सकती हैं और नहीं भी कर सकती। इसलिए हम यह देखते हैं कि संभावित जो निदर्शन है उसमें इच्छा का कोई स्थान नहीं होता, जबकि असंभावित निदर्शन में अनुसंधानकर्ता या रिसर्चर की इच्छा अनुसार जो है वो इकाइयों का चयन किया जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये निष्पक्ष तरीके से इकाइयाँ चुनी जाती हैं, जबकि यहाँ पर पक्षपात की पूरी संभावना बनी रहती है। यहाँ कई बार महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट इकाइयाँ जो हैं वो छूट जाती हैं, लेकिन यहाँ उनके बने रहने की, चुने जाने की पूरी संभावना रहती है। तो इस प्रकार से हम संभाव्य और असंभाव्य निदर्शन में अंतर भी देख सकते हैं और हम यह कह सकते हैं कि यदि एक अनुसंधानकर्ता सही तरीके से निदर्शन का चुनाव करता है तो वह भली भांति अपने अनुसंधान के कार्य को सही तरीके से आगे बढ़ा सकता है, अपने अनुसंधान का कार्य कर सकता है। एक अनुसंधानकर्ता निदर्शन के चयन में कई सारी समस्याओं का, प्रॉब्लम्स का सामना करता है। तो इन प्रॉब्लम्स के अंतर्गत हम देखते हैं कि एक तो सैंपलिंग के आकार की या साइज की समस्या का वह बहुत ज़्यादा सामना करता है कि कितना बड़ा सैंपल उसे चुनना है। दूसरा वह बायसनेस या पक्षपात की जो बात है, अभिनीति की जो बात है, उसकी समस्या का सामना करता है। और तीसरा जो है वो निदर्शन की विश्वसनीयता कितनी होगी उस पर भी विचार करता है। तो हम यह देखते हैं कि जो अनुसंधान करता है वह इन सारी बातों से परे हटकर एक श्रेष्ठ निदर्शन के लिए यह ध्यान में रखता है कि वह निदर्शन प्रतिनिधित्व पूर्ण हो, वह निदर्शन निष्पक्ष हो और मिथ्या झुकाव से रहित हो, यानी कि सही प्रकार से चुना हुआ हो, तब वह अपने अनुसंधान के कार्य को एक सही तरीके से कर सकता है और निदर्शन भी उसका जो है वो पूर्ण रूप से प्रतिनिधित्वपूर्ण माना जाता है। धन्यवाद।